नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे दोस्तों, जिसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 9 यानी अध्याय 9 स्टार्ट होने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका वीडियो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं और आज इसका ये पहला टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए दोस्तों, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जिसे बोला जाता है। घटनाओं का सार, इसमें पहला पॉइंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अक्टूबर 1945 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जब हिटलर और मुसोलिनी जैसे आक्रामक तानाशाहों को रोकने में लीग ऑफ नेशन असफल हो गई। तब उसकी जगह इसकी स्थापना की गई। यूएनओ की स्थापना करते समय बड़ी शक्तियों ने यह पूरी कोशिश की कि लीग की उन कमियों को जिस कारण से लीग जो है, लोग पढ़ रहे, क्षमा करिएगा, लीग असफल हो गई थी, उन्हें निकाल दे। यूएन का घोषणा पत्र 1945 में सैन फ्रांसिस्को में बना था और यूएसएसआर, चीन और ब्रिटेन दोनों के बीच 1944 ईस्वी में डम्बार्टन ओक्स, यूएसए में है, डम्बार्टन ओक्स में पहले जो एक मीटिंग हुई थी, उसमें रखे गए प्रस्तावों के आधार पर इसे बनाया गया था। यूएन के लक्ष्य है दोस्तों, पहला, शांति बनाए रखना और युद्ध को रोकना। आगे, झगड़ों के कारणों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रगति द्वारा पूरी दुनिया, खास तौर पर अविकसित देशों में खत्म करना। तीसरा है मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोगों और राष्ट्र सभी की। आगे, घोषणा पत्र को बड़ी सावधानी से बनाने के बावजूद भी यूएन बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामलों को नहीं सुलझा सका, खास तौर पर वे मसले जो शीत युद्ध के दौरान उठ खड़े हुए थे। दूसरी तरफ इसने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के समय युद्धबंदी और बातचीत करवाकर और शांति सेना को भेजकर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी सफलता गैर राजनीतिक कामों में, जैसे शरणार्थियों की देखभाल, मानवाधिकारों की रक्षा, आर्थिक नियोजन तथा दुनिया भर की स्वास्थ्य, जनसंख्या और सूखे की समस्या को सुलझाने में बहुत अधिक रही है। आगे है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का ढांचा, द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूएनओ जिसे बोलते हैं। यूएन के 7 प्रमुख अंग हैं, जिन्हें देखना हमें बड़ी आवश्यक है दोस्तों। चलिए इसे देखते हैं। पहला है दोस्तों हमारा जनरल असेंबली, जिसे हम आम सभा भी बोलते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत। चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा है दोस्तों हमारा आर्थिक और सामाजिक परिषद। छठवा है अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय, मार्च 2003 से शुरू हुआ था ये, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। पहला है दोस्तों हमारा, सबसे पहला है आम सभा, द जनरल असेंबली। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की एक साथ एक मीटिंग होती है, जिसमें हर सदस्य अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, पर प्रत्येक देश का एक ही वोट होता है। 5 प्रतिनिधि होंगे दोस्तों, बट उनका वोट एक ही गिना जाएगा, ठीक है। आगे, यह मीटिंग वर्ष में एक बार होती है, जो सितंबर के महीने में शुरू होती है और 3 महीने तक इसका सत्र चलता है, परंतु संकट के समय खुद सदस्यों द्वारा या सुरक्षा परिषद द्वारा खास सत्र बुलाया जा सकता है। इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर बात करना और उनका हल निकालना, यूएन का बजट निर्धारित करना और प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा परिषद के सदस्य को चुनने और यूएन के अन्य अंगों की देखभाल के लिए कितनी राशि देनी चाहिए, इसका निश्चय करना है। इसमें निर्णय के लिए लीग की सभा की तरह एक मत होने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी तो बहुमत ही काफ़ी होती है।
लेकिन असेंबली जिन मामलों को महत्वपूर्ण समझती है वहाँ 2/3 मतों की आवश्यकता होती है। इसमें शामिल नए सदस्यों को शामिल करना या किसी सदस्य को निकालना दोनों शामिल है, और शांति बनाए रखने के लिए क्या कार्रवाई करनी है वो भी इसमें शामिल है। सारे भाषण और वाद विवादों का यूएन की 6 आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है: इंग्लिश, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश और अरबी। ठीक है, याद रखिएगा ये उसके मेन लैंग्वेजेस है: इंग्लिश, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश और अरबी। आगे बी नंबर है दोस्तों हमारा सुरक्षा परिषद, द सेक्रेटरी काउंसिल। इसकी बैठक स्थायी सत्र में होती है और जब भी कोई संकट आता है तो उसके लिए उचित समाधान करती है और ज़रूरत पड़ने पर हमला करने वाले सदस्य को बुलाकर उसके विरुद्ध आर्थिक या सैनिक कार्रवाई करती है। काउंसिल यूएन की सदस्यता के लिए आवेदन भी मंजूर करती है और उसकी मंजूरी के बाद ही यह जनरल असेंबली में 2/3 मतों की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। परिषद 6 सदस्यों की स्थायी सदस्यता से शुरू हुई थी: चीन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन, और बाकी के 6 जनरल असेंबली में दो वर्ष के लिए चुने गए थे। 2 वर्ष के लिए चुने गए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, 1965 ईस्वी में अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है बढ़कर 10 हो गई। किसी भी फैसले के लिए 15 में से कम 9 सदस्यों का पक्ष में वोट करना ज़रूरी होता है और इनमें 5 स्थायी सदस्यों का होना ज़रूरी है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी स्थायी सदस्य वीटो कर सकता है और इससे फैसले पर रोक लग जाती है। व्यवहारिक रूप से आमतौर पर स्थायी सदस्य की अनुपस्थिति वीटो में नहीं मानी जाती, पर ऐसा कुछ घोषणा में लिखित नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा कुछ घोषणा में क्या है? लिखित नहीं है। आगे लिखित नहीं है। आगे किसी स्थायी सदस्य द्वारा की गई वीटो के बाद कार्रवाई को सुरक्षित करने के लिए जनरल असेंबली में 1950 के कोरिया युद्ध के समय एक प्रस्ताव यूनाइटिंग फॉर पीस रखा गया। उसमें कहा गया कि यदि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को वीटो किया गया है तो असेंबली 24 घंटे के अंदर दोबारा बैठक करके फैसला कर सकती है कि क्या कार्रवाई करनी है, यहाँ तक कि यदि ज़रूरी हो तो सैनिक कार्रवाई तक का फैसला ले सकती है। ऐसी स्थिति में असेंबली के फैसले में 2/3 बहुमत की ज़रूरत होगी, पर इस नए नियम को भी घोषणा में नहीं जोड़ा गया और यूएसएसआर जो और सदस्यों की अपेक्षा ज़्यादा वीटो किया करता था वह यही कहता रहा कि सुरक्षा परिषद का वीटो जनरल असेंबली के फैसले से अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु यूएसएसआर के विरोध को नज़रअंदाज करके असेंबली कई बार इसी प्रकार कार्रवाई करती रही। आगे 1950 ईस्वी में एक समस्या खड़ी हो गई जब कम्युनिस्ट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने यूएन की सदस्यता के लिए आवेदन किया। यूएसए ने उस आवेदन पर वीटो कर दिया, जिससे कि रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान की सदस्यता और सुरक्षा परिषद में उसकी स्थायी सीट रुक गई। यूएसए हर वर्ष अगले 20 वर्ष तक कम्युनिस्ट चीन का आवेदन रोकता रहा। 1971 ईस्वी में कम्युनिस्ट चीन ने संबंध सुधारने के लिए आखिरकार यूएसए ने उसके आवेदन पर वीटो नहीं किया और फलस्वरूप जनरल असेंबली ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए वोट करके उसे ताइवान के स्थान पर सदस्यता के लिए मंजूरी दे दी और चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन गया। ठीक है, नंबर सी है दोस्तों हमारा सचिवालय। आइए देख लेते हैं सचिवालय को। यह यूएन का दफ्तर है जहां 50,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। यह लोग प्रशासन का सारा कामकाज देखते हैं, मीटिंग के मिनट्स
तैयार करते हैं, अनुवाद और सूचना का काम करते हैं। सेक्रेटरी जनरल इसका प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए असेंबली द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए वह किसी भी बड़ी शक्ति से संबंधित नहीं होता। वह यूएन का प्रमुख वक्ता होता है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सबसे आगे रहकर दुनिया की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश में लगा रहता है। अभी तक निम्न लोग इस पद पर रहे हैं। आइए उनके नाम देख लेते हैं। पहला है दोस्तों त्रिगविली, नॉर्वे के थे, ये 1946 से 1952 तक थे। दूसरा है दोस्तों डैग हैमरसोल्ड, जो कि हमारे स्वीडन के थे दोस्तों, 1952 से 1961 तक थे ये। फिर आएंगे हमारा यू थाट, ये जो दोस्तों है एशिया के थे, बर्मा के थे, ठीक है, बर्मा के थे। ये 1961 से 1971 तक थे, यू थॉट। फिर आएंगे हमारे कुर्ट वाल्डहाइम, ये ऑस्ट्रिया के थे, जो कि 1971 से 1981 तक थे। फिर आते हैं हमारे दोस्तों जेवियर पेरेज क्यूवेलर, जो कि दोस्तों हमारे पेरू के थे, पेरू देश के, जो कि 1981 से लेकर 1991 तक थे। फिर आते हैं हमारे बुट्रोस घाली, जो कि इजिप्ट के हैं, जो कि 1991 से दोस्तों 1996 तक थे अध्यक्ष। आगे है कोफी अन्नान, जो कि हमारे घाना के हैं, 1996 से दोस्तों 2006 तक थे ये। कौन? कोफी अन्नान। आगे है दोस्तों हमारा वान की मून, जो है हमारे साउथ कोरिया के हैं, जो कि 2006 से हैं, ठीक है। आगे दोस्तों 2006 से बने हुए हैं पद पे। एक सेकंड दोस्तों क्षमा करिएगा, ठीक। आगे है डी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। हेग नीदरलैंड में स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में 15 न्यायाधीश होते हैं, जो अलग अलग राष्ट्रीयता के होते हैं, और इन्हें 9 वर्ष की अवधि के लिए 5 न्यायाधीश हर तीसरे वर्ष रिटायर होते हैं। असेंबली और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर नियुक्त करती है। ये राज्यों के बीच के झगड़े में फैसला करते हैं। इन्होंने काफ़ी मामलों को सुलझाया भी है, जिसमें हॉलैंड और बेल्जियम का सीमा विवाद आता है, और ब्रिटेन और नॉर्वे की मछली पकड़ने की सीमा के विवाद आते हैं। कुछ और मामलों में इसे इतनी सफलता नहीं मिली। 1984 ईस्वी में निकारागुआ ने यूएसए पर उनकी बंदरगाहों पर से खनिज निकालने के आरोप में मुकदमा किया था। अदालत ने निकारागुआ के पक्ष में फैसला सुनाया और यूएसए को उसका हर्जाना भरने को कहा। यूएसए ने फैसला नहीं माना और उसके बाद कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। यद्यपि सुरक्षा परिषद के पास सिद्धांत रूप से उस फैसले को लागू कराने के लिए उचित कार्रवाई करने का अधिकार है, पर ऐसा कभी किया नहीं गया। अदालत तभी सफलतापूर्वक काम कर सकती है जब दोनों पक्ष दिए गए फैसले का सम्मान करें, वो चाहे किसी के भी पक्ष में हो, ठीक है। आगे है ट्रस्टीशिप काउंसिल। आइए इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है, इसे भी देखते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल यह लीग ऑफ नेशन मैंडेट्स कमीशन के स्थान पर बनाई गई। सबसे पहले यह 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और तुर्की से ली गई सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए बनाई गई थी। इनमें से कुछ क्षेत्रों को, जिसे मैंडेट या जनादेश सीमाएं कहा गया, जीतने वाली शक्ति को दिया गया था, और इनका काम था इनका प्रशासन संभालना और इन्हें आज़ादी के लिए तैयार करना। आगे दोस्तों तैयार करना था। आगे ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपना काम जो है बखूबी किया। 1970 ईस्वी तक अधिकांश मैंडेट्स ने आज़ादी प्राप्त कर ली, ठीक है, आज़ादी प्राप्त कर ली। आगे लेकिन नामीबिया समस्या ही
बना रहा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने उसे आज़ादी देने से मना कर दिया। नमीबिया जो है उसको मना कर दिया था साउथ अफ्रीका में ऐसी सरकार थी जो श्वेत अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कर रही थी और जो अपनी ही सीमा पर एक ऐसे राज्य को आज़ादी नहीं देना चाहते थे जिनकी सरकार अश्वेत बहुसंख्यकों की हो। आगे यूएन ने बारंबार साउथ अफ्रीका की उसके इस व्यवहार के लिए निंदा भी की। 1971 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत ने उसे आदेश भी दिया कि साउथ अफ्रीका का नमीबिया पर कब्जा अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवमानना है और साउथ अफ्रीका को तुरंत वहां से हट जाना चाहिए। साउथ अफ्रीका ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे अफ्रीका के अन्य राज्य आज़ाद होते गए और वहाँ अश्वेत लोगों की सरकार बन गई, इससे साउथ अफ्रीका के लिए दोनों ही जगह नामीबिया और अपने श्वेत अल्पसंख्यकों के शासन के बीच अपनी स्थिति बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार 1990 ईस्वी में अश्वेत अफ्रीकन नेशनलिज्म और दुनिया के दबाव ने साउथ अफ्रीका को नामीबिया से अपनी पकड़ छोड़ने पर मजबूर कर दिया, यानी उसने नामीबिया को आज़ाद कर दिया। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने। आगे देखते हैं दोस्तों, आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक। आगे इसमें जनरल असेंबली में चुने गए 27 सदस्य हैं, जिसमें से 1/3 हर वर्ष रिटायर हो जाते हैं। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरे सामाजिक और आर्थिक मामलों से जुड़े कार्यों को आयोजित करती है। इसका काम इतना अधिक है कि इसके लिए 4 प्रादेशिक कमीशन बनाए गए हैं: यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और सुदूर पूर्व और साथ ही जनसंख्या की समस्या, नशे की समस्या, मानवाधिकार और महिलाओं की दशा के लिए अलग कमीशन बनाई गई है। यह काउंसिल दूसरी कमीशनों और विशेषज्ञ एजेंसियां जो लगभग 30 हैं, उन दोनों के बीच संपर्क बनाने का काम भी करती है। उनमें से सबसे अधिक प्रचलित है अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। आगे द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, याद रखिएगा FAO। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन UNESCO। द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड UNICEF, इसको बोलते हैं द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड UNICEF। और यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA। फिर बाद इकोसोक का क्षेत्र इतना व्यापक था कि 1980 तक यूएन का 90% से भी ज़्यादा वार्षिक खर्च इस काउंसिल के कार्यों पर खर्च हुआ। आगे है हमारा अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय। आइए इसे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड दोस्तों, समय ज़्यादा हो गया है। एक सेकंड, क्या हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय की अवधारणा इस बात को लेकर की गई थी कि मानवता के प्रति किए गए अपराध के दोषी व्यक्ति को यहाँ पेश किया जाए, जिसकी पहली बार 1937 ईस्वी में लीग ऑफ नेशन के कन्वेंशन में चर्चा की गई थी, पर कुछ भी नतीजा नहीं निकला। 1989 ईस्वी तक शीत युद्ध के कारण इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। इसके बाद फिर से यह सुझाव दिया गया कि यह नशे
के धंधे और आतंकवाद से निपटने का एक हल हो सकता है, लेकिन स्थायी अदालत बनने में फिर कोई खास प्रगति नहीं हुई और यह सुरक्षा परिषद पर छोड़ दिया गया कि वह युद्ध के अपराधियों के 2 विशेष ट्रिब्यूनल बनाए, जिससे कि 1994 में रवांडा और 1995 में बोस्निया में हुए अत्याचार के दोषी व्यक्तियों को यहाँ पेश किया जा सके। सबसे ज़्यादा चर्चित केस था यूगोस्लाविया के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविच का, जिन्हें बेलग्रेड से प्रत्यार्पण करा के नीदरलैंड में यूएन के अफसरों को सौंप दिया गया। उनकी हेग की अदालत में जुलाई 2001 में कार्रवाई शुरू की गई। उन्हें बोस्निया, क्रोएशिया और कोसोवो में मानवता के विरुद्ध अत्याचार करने का दोषी माना गया। वह पहला किसी भी देश का ऐसा सर्वोच्च व्यक्ति था जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में पेश किया गया था। अदालत में उसकी कार्रवाई लगभग 5 वर्ष तक चलती रही और आखिरी फैसला आने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, आगे उसकी मृत्यु हो गई। आगे देखते दोस्तों। इसी बीच जुलाई 1998 ईस्वी में रोम स्टैच्यू नाम का एक समझौता किया गया, जिस पर 120 यूएन के स्टेट सदस्यों ने स्थायी अदालत बनाने के लिए दस्तखत किए, जिससे कि युद्ध में मानवता के प्रति किए गए नरसंहार जैसे अपराध और अन्य अपराध के दोषियों को सजा दी जा सके। इस नई अदालत का, जिसमें 18 चुने हुए न्यायाधीश थे, औपचारिक उद्घाटन मार्च 2003 में हुआ। यह हेग में स्थित है, लेकिन यूएस सरकार को यह विचार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनके कुछ नागरिकों की अदालत में पेशी की जाए। खास तौर पर वो अमेरिका के नागरिक जो शांति बनाए रखने के लिए काम कर रहे थे, वे नहीं चाहेंगे कि उन्हें किसी भी प्रकार से खुले रूप में राजनैतिक मुकदमे में डाला जाए। यद्यपि क्लिंटन के प्रशासन ने 1998 ईस्वी के समझौते पर दस्तखत कर दिया था, पर राष्ट्रपति बुश ने इस बात पर जोर डाला कि दस्तखत वापस लिए जाएं। मई 2002 परिणाम यह हुआ कि यूएसए ने आईसीसी को मान्यता नहीं दी। अमेरिका ने आईसीसी को मान्यता नहीं दी और जून 2003 में 37 राज्यों के साथ एक अलग समझौते पर दस्तखत किए गए, जिसमें वादा किया गया कि कोई भी यूएस का नागरिक आईसीसी को पेशी के लिए नहीं सौंपा जाएगा। कुछ जगहों पर तो यूएस ने यह धमकी भी दे दी कि यदि कोई स्टेट उसकी इच्छा के विरुद्ध जाता है तो उसकी आर्थिक या सैनिक सहायता रोक दी जाएगी। ठीक, आगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र लीग ऑफ नेशन से किस प्रकार भिन्न है, इसको हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, वीडियो को अब हम लोग शॉर्ट बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे दोस्तों, ताकि आप लोग बोर ना हो, आप लोग जल्दी कंप्लीट करें और कोशिश करेंगे 1 से 2 वीडियो लाने की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करके दोस्तों और भी लोगों तक इसको जब आप लोग भेजेंगे तो उन लोगों को आप लोग बता दीजिएगा, ताकि ये वीडियो जो है और भी लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक, तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि। खूब पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं से पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र लीग ऑफ नेशन से किस प्रकार भिन्न है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय दोस्तों।